हाँ, साथियों हम बात कर रहे हैं एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब से। सर अभी आज जो उच्चतम न्यायालय का डिसीजन आया है और उन्होंने जो कहा है कि 100% वीवीपैट की पर्चियां गिनने की जरूरत नहीं है। मतलब एक तरीके से ईवीएम को सबको मानने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो ये सारे डिसीजन के ऊपर आपका क्या मत है सर? अतुल जी, ये जो आज जो डिसीजन आया है जी। ये सुप्रीम कोर्ट का, ये एडीआर का केस है बेसिकली, ओके। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का। ये संस्था रिसर्च करके ही जाती है जनरली। इसमें इनकी 3 डिमांड थी, एक्चुअली 3 प्रेयर्स थी इनकी कि एक तो बैलेट सिस्टम पे जाए या तो फिर सेकंड हमारे हाथ में पर्ची देके एक बॉक्स में डाले उसको गिना जाए, और तीसरा जो है या तो फिर अभी जो है 100% जो वीवीपीटी की जो पेपर स्लिप्स है उसको काउंट किया जाए। ऐसे 3 मेजर प्रेयर्स थी इनकी। तो इसमें जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 100% काउंटिंग को भी नहीं बोल दिया है और बैलेट सिस्टम बैलेट पेपर पे भी जाने से इनकार कर दिया है। ऐसे 1-2 और भी पहले डिसीजन थे। और चंद्रबाबू नायडू केस के बाद जो है इसका केस है लगभग चंद्रबाबू नायडू केस का, वहां पर पहले एक असेंबली में एक बूथ का गिना जाता था। अभी 5 बूथ का रूल आया तो उसको फिर एक बार 10 का किसी ने प्लीड किया, उसको भी नहीं बोला सुप्रीम कोर्ट ने। अभी 100% को प्लीड किया, वो भी नहीं बोला। चंद्रबाबू नायडू केस में 50% की डिमांड थी तो उस पर 5% एग्री किया था। ठीक है, अब ये देखिए स्टैटिस्टिकल जो वेरिएशन है उसमें कहा कि भाई स्टैटिस्टिकल वेरिएशन जो है बहुत कम है, तो 0.02% का कुछ स्टैटिस्टिकल वेरिएशन जो है कहा। लेकिन देखिए अतुल जी, अपने यहाँ तो एक वोट से डिसाइड होता है। बरोबर। और इलेक्शन लॉ के अंदर में अगर सिमिलर वोट्स हो गया तो आपको सिक्का उछाल के डिसाइड होता है बाद में लॉटरी सिस्टम से कि कौन जीता कौन हारा करके। तो एक वोट ही है, अगर 0.2% भी बोले तो 30 वोट्स आता है मोटे तौर पे आज के लोकसभा के अंदर में। तो 30 वोट्स का भी डिफरेंस जो है, और ये स्टैटिस्टिकल डेटा बोला जा रहा है, पर इसको साइंटिफिकली मशीन की और जो एरर्स है उसको अगर देखा जाए तो वो अलग भी निकल सकता है। तो इसलिए जो चंद्रबाबू नायडू में जो 50% की डिमांड थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5% बोला। अभी कोर्ट ने कहा कि नहीं 5% है बस, हम उससे ज्यादा नहीं करेंगे, 100% की जरूरत नहीं है। तो तीनों जो प्रेस थी उसको नहीं कर दिया। ये एक महत्वपूर्ण, यानी एक तरीके से इलेक्शन कमीशन की बात को केवल मानी है। और मजे की बात यह है तो जी इसमें कि एक बड़ा डिसीजन दिया जिसको हम बैड इन लॉ कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन को मैं बैड इन लॉ कह रहा हूँ। बैड इन लॉ इसलिए कह रहा हूँ, 2 पॉइंट्स में मैं कह रहा हूँ इसमें। वो कहता है कि भाई आपको वोटर को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। आर्टिकल 92 का जो है वो हवाला दिया है, पर आर्टिकल 92 में जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस केवल 8 ग्राउंड के ऊपर है मैं, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है ना, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है, फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट्स है, पब्लिक ऑर्डर है, डिसेंसी है, मॉरलिटी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, डिफेमेशन है और इंसाइटमेंट टू ऑफेंस है। अपने आर्टिकल 19(2) में कि अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है आर्टिकल 19(1) है, बोलने की आजादी जिसको हम बोलते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी जो है, जानने की आजादी जो है, इस पे केवल 8 ग्राउंड पे ही रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। अभी इसके ऊपर कई डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट के, है ना, कि भाई ये जो रेस्ट्रिक्शंस है, आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का 66A का जो इशू था उसको स्टेप डाउन किया था। उसमें श्रेया जो ये जो श्रेया सिंगल का जो केस है 2015 का, तो बड़ा लैंडमार्क है। उसमें ऑलरेडी बोला है कि कौन से ग्राउंड पे आप स्टेप डाउन कर सकते हैं, नहीं कर, रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। अब यहाँ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी का भी इशू नहीं आ रहा है इंडिया का, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट अपने कंट्री का कोई सिक्योरिटी का भी इशू नहीं आ रहा है, फॉरेन कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशन का भी इशू नहीं आ रहा है, पब्लिक ऑर्डर का भी कोई इशू नहीं आ रहा है, इसमें डिसेंसी का भी इशू नहीं आ रहा, मॉरलिटी का भी नहीं आ रहा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी नहीं आ रहा है, डिफेमेशन एंड इंसाइटमेंट का भी जो है ऑफेंस का नहीं आ रहा है। यानी आप जो है फिर भी कह रहे कि वोटर को ज्यादा ये नहीं है, रेस्ट्रिक्शन लगा है, वो ठीक है, आपको 5% जो है वो पर्ची दिख रही, बस उतना ही देखिए। दूसरा जो है उन्होंने जो है, जैसे हम 36(8) में है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में हम वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट हो जाते हैं, हम सबके अधिकार एक हो जाते हैं। भाई हम जब एक वैलिड कैंडिडेट होता है
जी। तो उसको प्रचार करने का सेम अधिकार है, वोट हाँ। मांगने का सेम अधिकार है, हम्म, वोट डालने का सेम अधिकार है, हम्म, काउंटिंग के समय में जो है वो सब सेम अधिकार है। बरोबर। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कह रहे हैं कि अगर आपको मशीन पे डाउट है, हम्म, देखिए ये मजे की बात है, हम्म, तो केवल दूसरे और तीसरे नंबर का कैंडिडेट जो है वो अपील कर सकता है। ओके। भाई मान लीजिए 10 लोग यदि खड़े हैं, हम्म, तो 10 लोगों के सेम अधिकार, अगर 10वें को डाउट है कि मशीन में ये है, हम्म, मेरा वोट गया है, तो उसको जो है वो कह रहे हैं 7 दिन के अंदर अप्लाई करना होगा आपको, हम्म, और 7 दिन के अंदर अप्लाई होगा। अभी और मजे की बात देखिए, वो कह रहे हैं कि भाई इंजीनियर भी उन्हीं के आएंगे, बेल और ईसीएल के। ओके। अब जिन्होंने मशीन बनाई, हम्म, जिनके ऊपर डाउट है कि ये मशीन में मैनिपुलेशन करते हैं सिंबल लोडिंग के समय में, हम्म, वही आएंगे और वही वेरीफाई करेंगे कि भाई ये मशीन में गड़बड़ हुई या नहीं हुई। हम्म। ये तो कोई न्यूट्रल इंजीनियर्स नहीं हो गए ना उसमें। नहीं, बिल्कुल कोई न्यूट्रलेस नहीं दिख रहा है। वन वन अच्छा, साइड दिख रहा है सब कुछ। अगर हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हम्म, सॉफ्टवेयर है, तो उसको भी परमिशन देना चाहिए क्रॉस एग्जामिनेशन का उसका मशीन का। बरोबर है। वो राइट नहीं दिया। अच्छा, अब और वजह की बात देखिए आप, वो कह रहा है कि भाई खर्चा भी आपको ही देना पड़ेगा। हम्म, यानी अगर अब 5% मशीन अगर होता है तो 2000 मशीन लोकसभा के मोटे तौर पे 100 हो जाती है, हाँ। और विधानसभा में जनरली 15 से 20 मशीन हो जाती है 5%। हम्म, अब अगर इलेक्शन कमीशन इसका रेट डिसाइड करता है कि भाई नहीं मशीन जो है हम्म, ये खुलेगी और इसमें ये कंपोनेंट चेक हो रहे हैं, हम्म, तो इसका 10,000 रुपये आ जाएगा। मान लीजिए ऐसा अगर इलेक्शन कमीशन को कोई डायरेक्शन नहीं दिया कि ये रीजनेबल लगाओ फीस करके आप, हम्म। वो इलेक्शन कमीशन पे छोड़ दिया कि आप फीस डिसाइड कीजिए, वो 10 भी लगा सकती है, 20 भी लगा सकती है। लगा सकती है। अब मान लीजिए अगर 10,000 लगाते हैं मोटे तौर पे, हम्म, 10 लाख होता है 100 मशीन का, बरोबर। और 20 मशीन का 2 लाख होता है विधानसभा का अगर पकड़ा जाए तो। हम्म, मान लीजिए गरीब कैंडिडेट का तो कोई रोल ही नहीं रह गया, नहीं बिल्कुल। जिसके पास पैसा है उसी का रोल आ गया। हम्म, और जब इलेक्शन लॉ सिमिलर राइट देता है तो सुप्रीम कोर्ट ने कौन से लॉ के तहत कहा कि भाई नहीं केवल सेकंड और थर्ड करेगा? इट इज वेरी बैड इन लॉ ना। बरोबर बरोबर सर। यानी आप जो है श्रेया सिंघल का जो लैंडमार्क केस है हम्म, कि भाई 1902 में कौन से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, हम्म, 66 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पे जो डिसीजन है वो इतना ज्यादा इलाबोरेट है हम्म, कि आप किसी भी ग्राउंड पे बंदिश नहीं ला सकते हैं। बरोबर। तो एक तो उसको नहीं मान रहा है कि भाई वोटर को ज्यादा जो है वो जानने की जरूरत नहीं, आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, और इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो सही है। हम्म, दूसरा ये जो उल्टा सीधा जो है वो 2 और 3 नंबर के कैंडिडेट को ही कहा कि भाई वही देख सकते हैं, तो इसका पैसा उन्हीं को देना पड़ेगा। इंजीनियर इसे बेल और ईसीएल के ही आएंगे। तो ये इट इज वेरी बैड इन लॉ एक्चुअली। इस तरह के डिसीजंस को एक ही वर्ड बोला जाता है, इट इज बैड इन लॉ। तो अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है तो मानना तो पड़ेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन इसको रिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इट इज बैड इन लॉ, ये अपील में जाएगा कहीं ना कहीं। ये और आज मतलब के पीपल राइट्स की बात ही नहीं कर रहा है ये डिसीजन। देखिए ये डेमोक्रेसी अभी जो है ना वो पीपल्स डेमोक्रेसी नहीं इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी हो गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन है, इलेक्शन कमीशन एक इंस्टीट्यूशन है, सरकार एक संस्था है। तो एक संस्था दूसरे संस्था को प्रोटेक्ट कर रही है। नागरिकों से लोकतंत्र बनता है, नागरिकों के अधिकार होते हैं, उनके ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स होते हैं, और उसके हिसाब से इलेक्शन होना चाहिए। इसकी जो नए पैरामीटर्स जो है उसको अप्रिशिएट करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, ये क्रेडिबल एविडेंस की बात कर रहा है, तो मैं कह रहा हूँ आज तक ईवीएम को कोई कोर्ट में साइंटिफिक एविडेंस में रखा गया क्या? नहीं। सिर्फ जो इलेक्शन कमीशन थियोरेटिकली कह रहा है केवल वही बात को माना जा रहा है। आज तक देश के किसी भी कोर्ट में ईवीएम का जो है वो साइंटिफिक एविडेंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हुआ है, फिर भी कोर्ट्स जो है वो डिसीजन दे रहे हैं। ये कैसा है हमारे देश में? एक ये नॉट टेक्निकल एरर और लीगल एरर का केस है ये। अपने देश में जो लूप होल्स है साइंटिफिक लॉज के और इलेक्शन लॉ के, उसके तहत इसको बैठा के जो है इलेक्शन कमीशन जो आर्गुमेंट दे रहा है उल्टे सीधे उसको माना जा रहा है। तो ये डिसीजन जो है वो ठीक नहीं है, और इसको जो है कहीं ना कहीं वो अपील होगा, नए ढंग से जाएंगे जो भी लोग हैं वो। पर आज के लिए तो जो है वो ठीक नहीं हुआ इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। ओके सर, इसको लेकर आपकी भी एक पिटीशन थी, तो उससे कुछ रिलेशन है इस सब बातों का? नहीं, अब हमारी जो पिटीशन है जिसमें मैं पिटिशनर हूँ स्वयं जी, तो वो एक ही मात्र होप है अभी। ओके। क्योंकि हम वो टोटली नई तरह की पिटीशन है, क्योंकि काफी कुछ रिसर्च के बाद ही मैंने बनाई है।
क्योंकि कंप्यूटर ये कंप्यूटर है गेम, और इसलिए इस पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अप्लाई होता है, और उसको अप्लाई किए बगैर जो है इलीगैलिटी से चुनाव कराया जा रहा है। तो इसका लीगल क्वेश्चन सेटल किया जाए, और ये सारे जो उसमें सर्टिफिकेशन है, लाइसेंसेस है, एग्रीमेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी प्रोसीजर्स एंड प्रोटोकॉल्स है, तो ये ऑडिट ट्रेल्स एंड लॉग्स है, ये सारी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए ड्यूरिंग वोटिंग और काउंटिंग के बीच में, और ऑन द डे ऑफ काउंटिंग टिल द लास्ट वोट इज काउंटेड। ठीक है ना। तो ये जो है वो टोटली डिफरेंट तरह की पिटिशन है, और वो पिटिशन बड़ी यूनिक है। अभी वही एक होप रह गई है प्रेजेंट सिचुएशन में, उस तरह की पिटिशन आज तक किसी ने नहीं की है। तो एक अपने तरह की होप है। लेट अस सी, कोर्ट के रिस्पेक्ट करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि वो हाई कोर्ट जो है, नागपुर हाई कोर्ट, उसको अच्छा जो है वो अप्रिशिएट करेगा। आगे तो जैसे होगा वो देखेंगे फिर। ओके सर, बस ये आखिरी पड़ाव में और लास्ट सवाल मेरा ये सर, अभी जैसे इलेक्शन चल रहा है तो एपीआई के कैंडिडेट भी खड़े हैं देश भर में, तो वो किस तरह का प्रचार और रिस्पांस चल रहा है सर आपका पार्टी का? नहीं, पार्टी का रिस्पांस तो ओवरऑल ठीक है अतुल जी। देखिए, केरला में हमारे कैंडिडेट्स हैं, तमिलनाडु में कैंडिडेट्स है, महाराष्ट्र में कैंडिडेट्स ऑलरेडी अभी नॉमिनेशन चल रहे वहाँ भी हैं, और फिर उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, वेस्ट बंगाल, बिहार, यहाँ पर भी है, उधर मध्य प्रदेश में, राजस्थान, दिल्ली। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक जो है वो 15 स्टेट्स जो है, 15 से 17 के बीच में ओवरऑल जब नॉमिनेशन कंप्लीट होंगे और फाइनल फिगर आएगा तो एक रफली 80 to 100 जो है वो सीट्स जो है वो पूरे देश में रहेंगी एपीआई की। वोटिंग जहाँ इलेक्शन में वहाँ थोड़ा ठीक भी मिला है, और यहाँ अभी कुछ स्टेट्स में रिस्पॉन्सेज भी बहुत अच्छे हैं। वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, उड़ीसा में अच्छा रिस्पॉन्स है, झारखंड में अच्छा रिस्पॉन्स है। इस बार दिल्ली में हम काफी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, 7 सीटों में 5 या 6 सीटों पे हमारे कैंडिडेट रहेंगे, वहाँ भी रिस्पॉन्स है। तो ओवरऑल रिस्पॉन्सेस ठीक मिल रहे हैं। वोट कितना मिलेगा, कौन इलेक्ट होगा नहीं होगा, क्या पोजीशन रहेगी, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ओवरऑल रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है ना अतुल जी? हेलो।